बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ेद अमेरिकी जानवर ने यूएई से डिपार्चर लेते लेते ईरान को एक बड़ी धमकी जारी कर दी है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले संडे वाले दिन ही हमने अपना प्रपोज़ल ईरान को सौंप दिया था, जिसमें ईरान की सबसे बड़ी डिमांड कि ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद ना किया जाए और ना ही ईरान उस पर राज़ी था। तो अमेरिका ने इस पर सहमति दे दी है कि तुम सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कड़ी निगरानी में। जितना यूरेनियम तुम्हें एनरिच करना है करो, मगर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हो सकता है इस बात पर ईरान ना माने कि ईरान की धरती पर अमेरिका के सूंघने वाले होंगे। बहरहाल ये बात की बात है, खबर जब आएगी तो आपको मिल ही जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम हजरात से रोज़ की तरह वही गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे इस काम को यानी मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अब इस प्रपोजल को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची संडे वाले दिन ही लेकर गए थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब और प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के पास डिस्कस करने के लिए, जिसके ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते टिप्पणी की है कि इस काम को जल्द से जल्द तुम्हें करना होगा। अगर इसमें देर लगाओगे तो हो सकता है कि हम हमला कर दें, क्योंकि इनको ये डर है कि ईरान बातचीत के बहाने से ही इस डील को आगे लेकर जा रहा है, ताकि थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाए और ईरान इसी बीच तैयार कर ले और सामने लाकर रख दे टेबल पे। लो जी, अब ये हमारे पास है, ये रखा, आप बताओ क्या करना है। अच्छा, हो सकता है कि ईरान इस बात पर मान जाए कि हम चलो सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू रखेंगे और तुम अपने सूंघने वालों को भेज दो कड़ी निगरानी करने के लिए, मगर हो सकता है कि इजराइल इस डील पर ना माने। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी पे चिपके रहना चाहता है, जिसके लिए उसको चाहिए बड़ी जंगें। और गाज़ा को तो पूरी तरीके से साफ कर दिया, लेबनान में मामला ख़त्म हो गया, सीरिया में भी ख़त्म हो गया, अब कहाँ लड़े। तो अब सीधे ईरान से जाकर अगर भिड़ेंगे तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सालों साल के लिए मामला दब जाएगा, कुर्सी पर चिपके रहेंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि पीछे जो 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई है वो तो इन्हीं लोगों ने कराई थी, ताकि धीरे धीरे वहाँ पर बसावत बने। ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में जब फ़लस्तीन का इलाका आया तो धीरे धीरे उन्होंने इनको भेजा। भेजने के बाद इन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई, अमेरिका वगैरह ने हथियार सप्लाई करे, फिर देश बन गया। अब उस देश को एक्सपेंड करना है, जो सपना है ना, मसीहा आएगा और पूरी दुनिया में सल्तनत फैलेगी, जो इनके मुंगेरी लाल के ख्वाब हैं, उसको पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग की ज़रूरत है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 की ज़रूरत है। करवाएंगे यही। वहीं गाज़ा के अंदर इजराइल ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है, या कहूँ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि पिछले 19 महीनों के अंदर इतने बड़े और ख़तरनाक हमले नहीं किए जितने अब इजराइल गाज़ा के अंदर कर रहा है। अपनी ग्राउंड, सी और एयर फोर्स के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके के हमले गाज़ा में किए हैं, जिससे पिछले करीबन 36 घंटों के अंदर अंदर, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक 250 से ज़्यादा लोग गाज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं। पूरे गाज़ा को खंडर में तो तब्दील कर ही चुके हैं, अब उन खंडरों को भी पूरी तरीके से खाक बनाने में नेतन्याहू लग गया है। लेकिन अरब के ये जो दलाल हैं, जो हज़ारों करोड़ों रुपए दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल को, इनके अंदर पैसा देने की बात बहुत दूर की है, इतनी भी गैरत नहीं है कि ये सवाल तक कर लें। आप हजरात ने वो एक कोट तो सुना ही होगा हिंदी में, जो हम कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होता है। गाज़ा के अंदर से अभी भी मल्टीपल वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, अपलोड की जा रही हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, जो उनके अपने चैनल्स हैं गाज़ा के ग्रुप्स के। दिखाया जा रहा है कि लगातार बड़े लेवल का नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। एक पूरी वीडियो कल ही रिलीज़ हुई थी, जो मैं दिखा नहीं सकता, कहानी बस मुंह से सुना रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी तसल्ली अपने दिल को दे सकते हो। अगर किसी को तब भी यकीन नहीं होता तो एक स्क्रीनशॉट तो मैंने लगाया ही है। वीडियो चाहिए तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है जो नज़र आ रही है, आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगा। लेकिन जो जज्बात, जो गैरत दिखानी चाहिए थी अरब के इन दलालों को, अगर ये दलाल ना होते तो दिखा देते ना भाई। मसला तो यही है कि दलाल हैं इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, क्या बात करें इस पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। वहीं तुर्की इस वक्त पूरी दुनिया में मीडिएशन का हब बना हुआ है। मल्टीपल कंट्रीज के बड़े बड़े अधिकारियों को होस्ट किया है मीडिएशन टॉक में, जिसमें एक तरफ ईरान को लेकर यूके, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो के साथ मीटिंग की गई कि ईरान को किस तरीके से हैंडल करना है वगैरह वगैरह, ईरान के साथ किस तरीके की सीज़ फायर में कंडीशंस वगैरह रखनी है, जो कि अब तक तो ये रख चुके हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम ईरान से न्यूक्लियर डील में बड़े ही क्रिटिकल सिचुएशन पर आकर पहुंच गए हैं। हो सकता है कि डील हो भी जाए और कुछ चीज़ें अगर रह जाएं तो उन पर अमेरिका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है।
अमेरिका का कहना है कि बस ईरान न्यूक्लियर ना बनाए, और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की तरफ से दिल खट्टा होता जा रहा है, ब्रेकअप हो गया है इनका। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक नेतन्याहू, थोड़ा ज़्यादा ओवर हो रहा है नेतन्याहू का, बहुत जल्द जब इजराइल के अंदर इलेक्शन होंगे, दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो नेतन्याहू जैसा ही होगा या उससे ज़्यादा बड़ा वाला होगा, थोड़ा बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन कहानी वही रहेगी, कहानी बदलने वाली है नहीं। अगर ये फ़लस्तीन के लिए ज़रा भी दिल में हमदर्दी रखते तो सबसे पहले जंग रुकवाते, फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन कराते, उसके बाद फ़लस्तीन से भी कहते कि चलो तुम भी अब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाओ। लेकिन मौक़िफ़ यहाँ पर ये है कि इजराइल खुद ऑर्डर जारी करके कह रहा है कि तुम्हें फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल बनाएं, तुम फ़लस्तीन बनवा दो यहाँ। ऐसा हो सकता है क्या? बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है। इसके अलावा फिर तुर्की ने यूक्रेन और रशिया के डिप्लोमेट्स को भी होस्ट किया। दावा ये किया गया कि पूरे 2 घंटे चली मीटिंग के बाद सीज़ फायर के लिए एक अग्रीमेंट हुआ है। इस अग्रीमेंट के तहत दोनों ही देश यानी रशिया और यूक्रेन प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज करेंगे। जो जंग में पकड़े गए कैदी हैं एक दूसरे के देश के द्वारा, उनको एक्सचेंज किया जाएगा। इसके अलावा दोनों सीज़ फायर के लिए रिटन कंडीशंस भी लिखेंगे, आने वाले 2-4 दिन या 5 दिन के अंदर एक दूसरे के सामने पेश करेंगे। फिर इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने ये डिमांड की है, बाकायदा ज़ेलेंस्की तुर्की पहुँचे थे सीज़ फायर की बातचीत करने के लिए, तो इन्होंने डिमांड की है कि मेरी मीटिंग कराओ, यानी दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग कराई जाए डायरेक्ट टॉक्स के लिए। उस पर तुर्की बातचीत करेगा। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रशिया ने जो नॉर्मल न्यूट्रल रुख अपनाया है भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर, वो इसीलिए उसके पीछे मल्टीपल वजह थी। यहाँ तो देश के अंदर ये माहौल है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी के ज़ोंबीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि मस्जिदों के आगे जाके नाच लो, किसी की लिंचिंग कर दो, किसी को मार दो, किसी की दुकान खाली करा दो, किसी को जेल भेज दो। तो यही फॉरेन पॉलिसी में भी काम कर जाएगा। जाके किसी के भी आगे डींगे हाँक दो, फॉरेन पॉलिसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कितना बड़ा असर पड़ा है वो आज सबने देख लिया। वहीं साउथ एशिया के अंदर अलग ही तरह का पागलपन चल रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल मंचों पर खड़े होकर इनके 56 इंची की धोती खोले जा रहा है। फिर पाकिस्तानी जो हमसे पिट पिटाकर बैठे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है हमारी आर्मी ने इनको कूटा है, पिटने के बावजूद भी हमसे खतरनाक मीम्स बना बनाकर हमारे देश के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। फिर गोदी मीडिया अलग लेवल की बेइज्जती करा रहा है। उस पर बीबीसी, एक इंटरनेशनल मीडिया, ज़बरदस्त तरीके की रोस्टिंग कर रहा है, कच्छा खोल रहा है, धोती खोल रहा है, या क्या साबित करना चाह रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आए तो ज़रूर बताना। बीबीसी लगातार बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट्स की एनालिस्टिक रिपोर्ट्स के आधार पर ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। भाई साहब, ये हकीकत है। एक देश इजराइल जिसने सपोर्ट किया, पिछली रिपोर्ट में भी बता चुका हूँ, लेकिन सिर्फ सपोर्ट ज़ुबान से किया, ऐसा नहीं कि मैदानी जंग में उतर गया हो। दूसरी तरफ रशिया, जिसका इतिहास रहा है भारत को सपोर्ट करने में, भारत के साथ मैदानी जंग में उतरने में, उसने भी न्यूट्रल रुख अपना लिया। वजह उसके पीछे मैंने इस रिपोर्ट में भी बता दी और पिछली रिपोर्ट में भी बता चुका हूं। अब जो बीबीसी ने लेटेस्ट एनालिस्टिक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें भी यही दावा किया है कि पिछले कुछ वक्त में भारत की जो विदेश नीति रही है, उसने खतरनाक लेवल का डैमेज पहुंचाया है भारत को। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया तो है ही, अपने नंबर बढ़ाने हैं, टीआरपी पानी है, फिर काम भी चलाना है, सत्ता पे कायम भी रखना है फाफा को। इनके हरामीपन के पीछे की वजह तमाम हजरात को पता है। इनके अलावा फिर भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो ज़ोंबीज़ वाला समाज है, अब तो वो अपना ही पीने लगा है, तो उसका नशा अलग ही लेवल का होता है, वो है। फिर इनकी पार्टी के कुछ सड़क छाप नेता जो बदकिस्मती से मान लो एमपी बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। अब लेटेस्ट आए हैं मार्केट में, ये है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। इन्होंने लेटेस्ट स्पीच में क्या कहा है, आप खुद सुन ले एक बार। मन में बहुत क्रोध था, जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे, और वहां चून चून करके, धर्म पूछ पूछ करके, और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा, और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे।
और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके सीधे भारत की सेना का अपमान करते हुए उनको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों में गिरा दिया कि भारत की सेना के साथ साथ भारत के 140 करोड़ लोग इनके फाफा के कदमों में पड़े हुए हैं। ये देश की सेना का अपमान नहीं है तो क्या है? बस खुदा का शुक्र है कि इस बात को बोलने वाला मैं अकेला नहीं हूं, देश की गोदी मीडिया भी है। ये गोदी मीडिया ही दावा कर रही है कि ये तो सेना का अपमान है। सेना के साथ साथ देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों का भी अपमान है, क्योंकि मुसलमान किसी के कदमों में, किसी के पैरों में नहीं पड़ा रहता। मुसलमान झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के आगे, किसी फाफा के आगे नहीं झुकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।